नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी को विदित है कि जयशंकर प्रसाद का ये प्रसिद्ध नाटक ध्रुवस्वामिनी है। आज हमारे व्याख्या का विषय है चंद्रगुप्त और रामगुप्त, इन दोनों का चरित्र चित्रण करना है। प्रश्न शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त और रामगुप्त दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चंद्रगुप्त सकारात्मक है तो रामगुप्त नकारात्मक है। बस आपको सिर्फ यही फ़र्क करना है, यानी कि ये मान के चलें कि चंद्रगुप्त इसका नायक है तो ये प्रतिनायक है। मैं चंद्रगुप्त की विशेषता बताता चलूँगा और साथ साथ चंद्रगुप्त के माध्यम से ही रामगुप्त की नकारात्मक विशेषताएं मैं बताता चलूँगा। तो इस तरह से इस एक प्रश्न में दो प्रश्न आपके कंप्लीट यानी कि पूर्ण हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है और थोड़ा सा समझना है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त नायक के रूप में आता है, इसमें रामगुप्त खलनायक के रूप में आता है। यद्यपि ध्रुवस्वामिनी का पति होने के कारण हमें ये मान लेना चाहिए कि रामगुप्त नायक है, क्योंकि नायिका इसमें ध्रुवस्वामिनी है, लेकिन वो पूरे नाटक में कहीं पर भी सकारात्मक भूमिका के रूप में प्रस्तुत नहीं होता, बल्कि हर जगह अपनी नकारात्मकता ही फैलाता है। और एक तरह से जो नायक में जो गुण होने चाहिए उन गुणों का रामगुप्त में अभाव है। तो सबसे पहले तो मैं इसका उद्देश्य के बारे में बता देता हूँ। सिर्फ दो ही इसके उद्देश्य हैं, उसको भी ध्यान रखना है अगर चलना हो तो। सबसे पहले क्या है, भारतीय समाज में एक तलाक और दूसरी है पुनर्विवाह। अगर बात करूँ मैं इसके उद्देश्य की, लेखक के लक्ष्य की, या इसको लिखने में उनका क्या उद्देश्य रहा, तो इसमें दो ही समस्या मुख्य रूप से आती हैं। एक तो तलाक की समस्या आती है, एक पुनर्विवाह की समस्या आती है। यानी कि नारी को जयशंकर प्रसाद के समय तलाक और पुनर्विवाह की आज्ञा हमारा समाज या हमारे धर्मगुरु नहीं देते थे। तो इन्हीं मान्यताओं को तोड़ने के लिए गुप्त ने ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से अपनी बात रखी है। तो हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो समस्याएं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, आपको इनके पात्रों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप नाटक देखते हो टीवी पर या फिल्म देखते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस नाटक में, इस फिल्म में कौन कौन से पात्र हैं और उनकी क्या क्या भूमिकाएँ हैं। तो ये भी आप एक फिल्म मान सकते हो, एक नाटक मान सकते हो। यद्यपि ये नाटक के रूप में प्रस्तुत हो भी चुका है, फिर भी ध्यान रखना, इसमें चंद्रगुप्त है नायक, रामगुप्त खलनायक, शिखर स्वामी और सकराज। यहाँ पर जो सकराज है ये रामगुप्त का एक तरह से साथी कह सकते हैं, या ये भी एक खलनायक है। इसमें ध्रुवस्वामिनी है और जो कोमा है वो एक तरह से रामगुप्त की यानी कि सकराज को पत्नी कह सकते हैं हम, और दूसरी है यहाँ पर मंदाकिनी। तो आपको ये ध्यान रखना है, मुख्य रूप से सिर्फ तीन ही पात्र हैं इसमें, जो कि आपके विषय के लिए ज़रूरी हैं समझने के लिए, उनके चरित्र को समझने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चरित्र की। नाटक के नायक यानी कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक है, जबकि रामगुप्त इस नाटक का प्रतिनायक है यानी कि खलनायक है। अब नाटक का नायक क्यों है? क्योंकि इस नाटक में जो ध्रुवस्वामिनी के बाद जो सबसे ज़्यादा भूमिकाएं या कथानक में सबसे ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है वो है चंद्रगुप्त। क्योंकि ध्रुवस्वामिनी भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि उसे चंद्रगुप्त के भाई रामगुप्त से विवाह करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि इस पूरे नाटक में जो चंद्रगुप्त है वो क्या है, वीर के रूप में प्रस्तुत होता है, पराक्रमी, कर्तव्य के नीव, ये सारे के सारे उसमें गुण थे। तो हम कह सकते हैं कि नाटक का नायक यहाँ पर चंद्रगुप्त और नाटक का प्रतिनायक यहाँ पर रामगुप्त, क्योंकि रामगुप्त में न तो वीरता है, न पराक्रम है, न कर्तव्यनिष्ठ है, यानी कि वो एक तरह से पूरी तरह नकारात्मक पात्र है इस नाटक में। तो ये दोनों की विशेषता ये मिलकर हो जाएंगी, यानी कि एक विशेषता हो जाएगी नाटक का नायक
चंद्रगुप्त, नाटक का प्रतिनायक या खलनायक रामगुप्त। तो दोनों विशेषताएं इसमें काम चल जाएगा एक विशेषता से। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त की जितनी भी चारित्रिक विशेषताएं हैं वो उन विशेषताओं के विरोधी हैं। कौन? रामगुप्त। यानी कि रामगुप्त के षड्यंत्र को ख़त्म करने में या रामगुप्त की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको एक तरह से जनसुमुख लाने के लिए तो यहाँ पर चंद्रगुप्त है वो पॉजिटिव रूप में है और रामगुप्त है यहाँ पर नकारात्मकता के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब अगला है वीर। अगली विशेषता कर सकते हो वीर, पराक्रमी, यानी कि दो विशेषताएं अगर अलग अलग पॉइंट बनाना चाहते हो तो दो बन जाएंगी। वीरता से भी परिपूर्ण है यहाँ पर चंद्रगुप्त, क्योंकि हर जगह पर वो वीरता के रूप में प्रसिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से द्रुस्वामिनी के ऊपर हो रहे अत्याचारों को एक तरह से नष्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो भी भूमिका क्या है, बड़ी वीरता और पराक्रम के साथ निभाता है। इसके अलावा नाटक के सभी पात्र चंद्रगुप्त की व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, उसके पराक्रम से परिचित हैं और वहाँ की जो जनता है वो भी चंद्रगुप्त को एक वीर के रूप में पहचान देती है। अब बात करते हैं रामगुप्त की। दूसरा है, यानी कि दोनों साथ साथ प्रश्न चल रहे हैं, रामगुप्त की विशेषताएं और चंद्रगुप्त। अब रामगुप्त में न है तो वीरता है, न ही पराक्रम है, बल्कि वो एक तरह से हम क्या कर सकते, वीरता की तरह क्या कर सकते हैं, एक डरपोक है। ठीक है, वो उसमें डरपोक है, दब्बू किस्म का है, एक तरह से उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो इसीलिए अपने राज्य की रक्षा के लिए वो अपनी पत्नी यानी कि द्रुस्वामिनी को सकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। और होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए सकराज से युद्ध करे, लेकिन वो युद्ध से डरता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो भीरू भी था, डरपोक भी था और एक तरह से युद्ध से दूर भागने वाला भी था। यानी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए या अपनी पत्नी या अपने देश की रक्षा के लिए वो युद्ध अपना पराक्रम न दिखा करके अपनी पत्नी को हथियार के रूप में प्रस्तुत करता है और युद्ध से बचना चाहता है। तो इस तरह से ये दोनों की विशेषताएं एक की अनुकूल हैं, दूसरे की प्रतिकूल हैं, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। अब आगे हम चलते हैं। दोनों की विशेषता इसमें हो गई कि इसमें वीरता है तो वो डरपोक है, वो साहसी है, तो इसके विपरीत वो पराक्रमी, इसके विपरीत उसमें इस तरह की कोई विशेषताएं रामगुप्त में विद्यमान नहीं हैं। तो हम बात करते हैं अब आगे चल के अगली विशेषताएं। अगली विशेषता है विलक्षण बुद्धि का स्वामी, यानी कि चंद्रगुप्त विलक्षण बुद्धि का स्वामी है, जबकि रामगुप्त में बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वह डरपोक है और वो दूसरों पर आश्रित रहता है, नहीं वो शुभ निर्णय लेने में सक्षम है। इसके साथ साथ आप इसमें धैर्य कह सकते हो, विवेक और दया और पराक्रमी, ये सारे के सारे गुण क्या हैं, चंद्रगुप्त में है, जबकि रामगुप्त में ये गुण नहीं है। यहाँ पर क्या है, जगह जगह वो अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता का परिचय भी देता है, सकराज की हत्या करता है, द्रुस्वामिनी के अधिकारों की रक्षा करता है और साथ साथ द्रुस्वामिनी को एक तरह से सकराज की कैद से मुक्ति भी प्रदान करता है। तो एक तरह से यहाँ पर विलक्षण बुद्धिमत्ता का वो परिचय देता है, जबकि रामगुप्त ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि रामगुप्त हर जगह डरपोक के रूप में है, डरपोक है, उसे अपने पराक्रम पर और इससे ज़्यादा उसे अपने शासन पर भी विश्वास नहीं, यानी कि अपने अधिकारियों पर भी, यानी कि जो उसके अंडर में हैं उनको भी वो विश्वास की नज़र से नहीं देखता, हमेशा शंकित रहता है, अंधविश्वासी भी है। तो कह सकते हैं कि उसमें विलक्षण बुद्धिमत्ता नहीं है। और यहाँ पर एक पॉइंट और हो सकता है, दूरदर्शिता, यानी कि रामगुप्त में ये विशेषता नहीं है, जबकि उसमें है। आप जगह जगह यहाँ पर इस तरह की बातें, मतलब एक दो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हो कि पूरे नाटक में वो किस तरह से चंद्रगुप्त दूरदर्शिता का परिचय देता है, जबकि रामगुप्त अपनी अयोग्यता का परिचय देता है। अब अगला है त्यागी। अब त्यागी क्यों है जोशी और रामगुप्त त्यागी नहीं है, यानी कि त्याग की भावना क्या है। सबसे पहले वो द्रुस्वामिनी उसकी पत्नी बनने वाली थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को यानी कि अपने भाई के लिए एक तरह से त्याग कर देता है। दूसरी क्या है, जब हम
पहले अंक में चलता है कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी का विवाह हो चुका है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। रामगुप्त जब ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है, परंतु चंद्रगुप्त अपने त्यागी स्वभाव के कारण क्या है, इसको आंख बंद करके इसको मान लेता है, जबकि रामगुप्त में त्याग जैसी कोई की भावना, किसी भी प्रकार का गुण उसमें नहीं दिखाई देता है। अब अगली विशेषता है सच्चा प्रेमी। चंद्रगुप्त बिल्कुल स्टिक बैठती ये बातें, रामगुप्त पे ये बातें बिल्कुल मतलब किसी भी तरह स्टिक नहीं बैठती, क्योंकि वो एक तरह से षड्यंत्र द्वारा ध्रुवस्वामिनी को प्राप्त करता है और उसकी रक्षा भी नहीं कर पाता और उसे सकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि चंद्रगुप्त हर समय ध्रुवस्वामिनी का साथ देता है और अंत में ध्रुवस्वामिनी को अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार करता है। तो इस तरह से वो सच्चा प्रेमी होने का प्रमाण देता है। कर्तव्यनिष्ठ, हर जगह कर्तव्य है, सच्चा प्रेमी है, ये सारी चीज़ें बस जो कि पॉजिटिव हो। जैसे कि आप कोई भी मूवी देखते हो, नाटक देखते हो, उसमें जो नायक होता है वो गुण होते हैं जो सारे के सारे नायक में गुण इसमें यानी कि चंद्रगुप्त में भी विद्यमान है। तो आप उसमें आप लिख सकते हो कि जो मैंने बताए हैं उनको छोड़ करके भी लिख सकते हो। कौन से? जैसे शील है, दया है, विनम्रता है, राष्ट्रभक्ति है, क्रांति का उद्घोषक है, वंश की मर्यादा का पालन करने वाला है। तो इस तरह की अनेक विशेषताएं इसमें चंद्रगुप्त में आप लिख सकते हो। और इसके प्रत्युत्तर में यानी कि इसके अपोजिट में जो रामगुप्त है उसमें इन सब चीज़ों की कमी दिखा सकते हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि वो क्रांतिकारी के रूप में भी प्रस्तुत होता है, वंश मर्यादा के रूप में भी, यानी कि अपने वंश की मर्यादा के लिए वो त्याग करता है, अपनी पत्नी होते हुए वो अपने भाई के लिए त्याग कर देता है। वो कर्तव्य हर जगह जो भी उसके कर्तव्य होते हैं उनमें वह कर्तव्यों का पालन करता है। एक बहुत ही अच्छी विशेषता आप लिख सकते हो, नारी अधिकारों की बात या नारी अधिकारों का उद्घोषक या नारी अधिकारों की बात उठाने वाला एक तरह से नायक। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर यद्यपि आरंभ में चंद्रगुप्त ऐसा नहीं करता, लेकिन अंत में वह इन सब चीज़ों यानी कि नारी के अधिकारों को वो बिल्कुल ही सही मानता है और समाज में इस बात की वो घोषणा भी करता है। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना है कि जो रामगुप्त है, जो चंद्रगुप्त की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आपको उल्ट देना है और इस तरह से ये 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। आप अपनी ओर से अपनी विशेषताएं बना करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि 7-7, 8-8 वाक्य बना करके आप इन विशेषताओं को एक्सप्लेन कर सकते हो और ये प्रश्न आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।